देखो, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर चर्चा कर रहे थे। हमने कल नया टॉपिक चालू किया, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था। किसी भी भारतीय का किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब कृषि और संबद्ध क्षेत्र, द्वितीयक मतलब औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक मतलब सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो हमने कल प्राथमिक क्षेत्र की शुरुआत करी थी कृषि से। कृषि में हमने ये देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, रोल क्या है कृषि का। योगदान पूछे, रोल पूछे, महत्व पूछे, कोई चार पांच बिंदु बताने हैं कि देश के आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और अन्य समस्याओं से जोड़ते हुए कृषि का रोल बताना है। अपन ने 5-6 पॉइंट लिखे थे, वही है। फिर दूसरा हमने ये देखा था कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है, और उन्हीं समस्याओं से जोड़ते हुए वही विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की, कि लो प्रोडक्टिविटी है, जोत का आकार छोटा है, पिछड़ापन है, वित्त का अभाव है, आधुनिक ज्ञान की कमी है, परंपरागत दृष्टिकोण है। ये समस्याएं भी हैं भारतीय किसानों की, और यही भारतीय कृषि की विशेषताएं भी हैं। अब देखो, हमने अर्थव्यवस्था में रोल तो देखा, भारतीय कृषि व्यवस्था की क्या समस्याएं हैं इसको भी देख लिया था। इसमें अब जब हमने समस्याएं देखा है, तो उस समस्या का कारण क्या है। जो हमने अलग अलग समस्याएं देखी हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है। और कारण है, जब आपको समस्या पता है, कारण पता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका निदान भी पता होना चाहिए। तो देखो, जो हमारा हमने कल समस्याएं देखी थी, उन समस्याओं और उन समस्याओं से संबंधित कारण। जैसे हमने कल एक समस्या देखी थी कि भारतीय कृषि की क्या समस्या है, निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता एक समस्या थी। अब निम्न उत्पादकता के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है कि भारतीय कृषि व्यवस्था में उत्पादकता कम क्यों है। समस्या एक है, कारण बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं मतलब क्या है कि देखो, एक तो सबसे पहले क्या है, किसानों के पास हाइब्रिड बीज या अच्छी क्वालिटी का बीज और आधुनिक तकनीक नहीं है। हाइब्रिड बीज, आधुनिक तकनीक का अभाव। वित्त का अभाव है, पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो उत्पादकता कम है। वित्त का अभाव या साख का अभाव कह सकते हैं। फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पाते उनको टाइम पर, उर्वरक की कमी, मानसून पर निर्भरता, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता, सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता, विपणन व्यवस्था सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, यही सब अपन ने अलग अलग समस्याएं देखी थी। और इन सब समस्याओं का संयुक्त परिणाम क्या है कि भारतीय किसानों की या भारतीय कृषि व्यवस्था में निम्न उत्पादकता है, लो प्रोडक्टिविटी मौजूद है। ठीक है, तो एक तो हमारी समस्या थी लो प्रोडक्टिविटी, उसका कारण ये है। अब देखो, आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि व्यवस्था में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, या हम क्यों वैश्विक मानदंडों से अभी भी बहुत पीछे हैं, उत्पादकता हमारी कम क्यों है, इसलिए कम। और देखो, सिर्फ उत्पादकता को यहाँ नहीं, और भी चीजों से जोड़ सकते हैं कि हमारा भूमि का विखंडन है, छोटे छोटे आकार की जोते हैं, तो ये ना भूमि का विखंडन। तो जो निम्न उत्पादकता है, वो निम्न उत्पादकता से आप सभी कारणों को जोड़ सकते हो, कि जो भी हमने कृषि क्षेत्र में समस्याएं, क्योंकि देखो, ये अलग अलग समस्याएं हैं कृषि क्षेत्र की, ये सब अलग अलग समस्या देखी थी।
इन सब समस्याओं का, जो भी किसानों की समस्या है, उन समस्याओं का मूल, उन समस्याओं का परिणाम क्या हो रहा है कि उत्पादकता लो। जो भी हमने कल समस्या देखी थी, उन समस्त समस्याओं का परिणाम है निम्न, परिणाम है निम्न उत्पादकता। मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि क्यों है निम्न उत्पादकता, तो ये सब कारण है, इसलिए निम्न उत्पादकता हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। तो देखो, जो हमने कल किसानों की समस्याएं देखी थी, उन समस्याओं के आधार पर हम कारणों को जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन समस्याओं का कारण क्या है। जैसे एक समस्या थी निम्न उत्पादकता, और निम्न उत्पादकता के एक नहीं बहुत सारे कारक है। ये समस्त कारक मिलकर भारत में प्रोडक्टिविटी को लो कर देते हैं। किसानों का परंपरागत नॉलेज, उनको आधुनिक तकनीक का अभाव, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो उत्पादकता को निम्न कर देते हैं। देखो, एक तो ये समस्या थी लो प्रोडक्टिविटी, और इसको हल करने के लिए अभी देखो हम समाधान पे आएंगे। समाधान, इन सबको लगभग लगभग हल करने के लिए हमने जो तकनीक अपनाई थी वो थी हरित क्रांति। हरित क्रांति, भले इस पूरी चीजों को नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगी हरित क्रांति। मतलब हाइब्रिड बीज, तकनीक, उर्वरक, सिंचाई, इन सब को कवर करेगी हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की व्यवस्था। हरित क्रांति इन सब को समाप्त करेगी। ठीक है, तो ये एक समस्या, उस समस्या का कारण है, इन कारणों का संयुक्त परिणाम ये है, और इसके समाधान के लिए हमने क्या है हरित क्रांति। अभी हरित क्रांति की हम अलग से चर्चा करेंगे। दूसरी हमने समस्या क्या लिखी थी कि छोटी जोतें, छोटी जोतें, या ज्यादातर भारत में क्या है सीमांत कृषकों का होना, सीमांत कृषकों की मौजूदगी, जो छोटी हैं, छोटी जोतें हैं, बिखरी हुई हैं, जोत छोटी हैं, बिखरी हुई हैं। ज्यादातर 85% क्या है सीमांत कृषक है, जिनके पास 1 से 2 एकड़ ही, 1 से 2 हेक्टेयर ही भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको सीमांत कृषक कहते हैं। तो ज्यादातर क्या है मार्जिनल फार्मर। ये एक समस्या है, और इस समस्या का कारण क्या है कि भारत में भू सुधार नहीं हो पाया, भू सुधारों की अपर्याप्तता। भारत में लैंड रिफॉर्म ढंग से नहीं हो पाया, और दोस्तों इसका समाधान ही भू सुधार है, लैंड रिफॉर्म, भू सुधार। हालांकि भू सुधार भारत में हो चुका है, लैंड रिफॉर्म भारत में, भूमि सुधार की प्रक्रिया भारत में हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई काम की नहीं रही वो, तो वो भूमि सुधारों की असफलता थी। ठीक है, फिर तीसरी एक समस्या हमने देखी थी कि जो भारत में है, एक तो भंडारण, परिवहन और अच्छी विपणन व्यवस्था का अभाव, अच्छी विपणन व्यवस्था का अभाव। ठीक है ना, ना तो स्टोरेज है हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन की ढंग से सुविधा नहीं है, मंडी तक उनका किसानों का सामान नहीं पहुंच पाता, और मार्केटिंग का भी बहुत जर्जर व्यवस्था है। इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण है कि कृषि में निवेश कम है, निवेश की कमी। इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, भाई कोल्ड स्टोरेज बनाना, सड़क बनाना है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और इसके लिए समाधान में क्या बताएंगे कि निजी निवेश को आकर्षित करना। और इसके लिए देखो सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की
बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी दे रही है। आप यदि कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे कृषि से जुड़ी होती है, तो उसके लिए सरकार विभिन्न टाइप की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। काय में हाँ होगी ना, फिर भी नहीं बनवा रहे लोग। ठीक है, तो ये व्यवस्था है, ये समस्या है, उसका कारण है और उसका समाधान है। फिर क्या कहते, एक और समस्या हमने क्या लिखी थी कि भारतीय किसानों या भारतीय जो कृषि व्यवस्था है उसका निम्न यंत्रीकरण है। निम्न यंत्रीकरण, निम्न यंत्रीकरण मतलब अभी भी हम मानव शक्ति और पशु शक्ति का उपयोग कृषि में अधिक कर रहे हैं। ट्रैक्टर की कमी है, हार्वेस्टर की कमी है, ये तो बड़े हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कृषि यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से आज कृषि की जा रही है। तो भारत में किसानों के पास उन यंत्रों का अभाव है। और यंत्र क्यों नहीं है, एक तो क्या है, वित्त का अभाव है, वित्त का अभाव, वित्त का अभाव है। और इसके लिए सरकार क्या है, विभिन्न टाइप की योजनाएं चला रही है, जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है, फिर एक आप इरिगेशन की समस्या भी लिखी थी हमने कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। तो देखो, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव या मानसून पर निर्भरता, इसका एक बड़ा कारण बताया है कि बिजली की कमी, बिजली की कमी। ठीक है ना, और इसके लिए भी सरकार क्या है, गांव में बिजली उपलब्ध करा रही है। भाई देखो, जो क्षेत्र सूखा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्षेत्र में इरिगेशन की पर्याप्त सुविधाएं हैं, केवल बिजली के अभाव के कारण किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त हो रही, तो उन क्षेत्रों के लिए यहां पर काम हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये समस्या, कारण और लगभग लगभग मिलता जुलता हमको समाधान देखना है। अब चीज यही है, क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में आवश्यक रिफॉर्मों को समझाइए, या भारतीय कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों को बताइए। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार। तो देखो, भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार के तीन पहलू हैं। भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार के तीन पहलू हैं। पहला है संस्थागत सुधार, संस्थागत सुधार, या इसको लैंड रिफॉर्म कह सकते हैं, भूमि सुधार। ठीक है, दूसरी है तकनीकी सुधार, तकनीकी सुधार, और फिर बचे जो रेस्ट हैं उनको कह देंगे सामान्य सुधार। इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल और जो सामान्य बचत है। देखो, तकनीकी सुधार में हम एक ही चीज को देखेंगे, हमारी हरित क्रांति। शुरुआत इसी से हुई थी, और इसके बाद देखो फिर बहुत सारी क्रांतियां की गई, लाल पीली हरी नीली, सदाबहार क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है, ये सारी। तो पूरा जो तकनीकी सुधार है ना, वो दरअसल इन विभिन्न क्रांतियों में दिखाई देगा।
यंत्रों का उपयोग, आधुनिक खाद, आधुनिक बीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग, सब चीजों का उपयोग। यहाँ पे संस्थागत सुधारों के अंतर्गत हम मूल रूप से क्या देखेंगे, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है ना। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों को समझाइए, तो आप 3 सेक्टर में सुधारों को समझा सकते हैं। इवन 50 शब्द में भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप 1, 2, 3 कैटेगरी बना के ही लिखोगे। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में किए गए संस्थागत सुधारों को समझाइए। अब अपन को केवल ये पक्ष लिखना है, लैंड रिफॉर्म लिखना है। डायरेक्ट लैंड रिफॉर्म भी पूछ सकता है कि भारत में किए गए भूमि सुधारों का मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए या भूमि सुधारों को समझाइए। तो अपन को ये एक ही पक्ष लिखना है। नहीं तो संस्थागत पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किए गए तकनीकी सुधारों को समझाइए, तो भी हमको केवल हरित क्रांति के विषय में बताना है, या इसके अतिरिक्त और कौन सी टेक्निकल बातों को दोहराया गया है उसकी बात करनी है। ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि भूमि सुधार क्या है, तकनीकी सुधार क्या है, और सामान्य सुधार, जो बचे खुचे सुधार है उनको सामान्य सुधार कहेंगे। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि भूमि सुधार होता क्या है, किसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म। तो देखो भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि के स्वामित्व। भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व के, भूमि स्वामित्व के उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण से है। न्यायपूर्ण वितरण से भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण से है, अर्थात देश के प्रत्येक व्यक्ति को कृषि के लिए कुछ ना कुछ भूमि उपलब्ध हो जाए, इसी कुछ व्यवस्था करना। उचित एवं न्यायपूर्ण, कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ खेत है और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, एक व्यक्ति 1000 एकड़ खेत रह के बैठा है और एक के पास कुछ भी नहीं है, या एक व्यक्ति के पास 2 एकड़ है, एक व्यक्ति के पास 1000 एकड़ है। अनुचित बंटवारा, उचित, उचित और न्यायपूर्ण वितरण ही भूमि सुधार है। और देखो ये भूमि सुधार, ये हम भारतीय कृषि क्षेत्र में केवल संस्थागत सुधारों के तहत देख रहे हैं, लेकिन ये भूमि सुधार का उद्देश्य बहुत व्यापक था। देखो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म का सामान्य अर्थ समझा जाता है जैसे ये भारत की पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, पूरा मान लो इतना ही है, एक व्यक्ति के पास इतना है, एक व्यक्ति के पास इतना है, फिर एक व्यक्ति के पास इतना है, और बाकी रेस्ट जनता के पास इतना है। ये बाकी बची हुई जनता, ये आपके बड़े बड़े जमींदार। तो कुछ नहीं, भूमि सुधार के अंतर्गत क्या है कि हमको इसका सही डिवीजन करना है, ताकि एक उचित और जिसको कहना चाहिए कि पर्याप्त भूमि प्रत्येक किसान को उपलब्ध हो सके। ये सामान्य सी बात है भूमि सुधार के अंतर्गत। लेकिन भूमि सुधार के अंतर्गत ये जो काम किया जा रहा है, ये केवल भूमि के बंटवारे से संबंधित नहीं है, इसका उद्देश्य कुछ और भी व्यापक है। व्यापक क्या है? देखो उद्देश्य में एक उद्देश्य तो हमको सीधे सीधे समझ ही आ रहा है, क्या है कि भाई जो भूमि है उसका उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण करना। भाई ये जो लिखा ना, ये इसी के अंतर्गत शामिल है कि भूमि का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण करना। दूसरा क्या है? उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी भूमि का उचित बंटवारा जरूरी है। तीसरा भूमि सुधार सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी किया गया है, सोशल जस्टिस। समाज में संसाधनों का वितरण एक सही अनुपात में होना चाहिए, उसी को सामाजिक न्याय कह रहे हैं। तो वो भूमि सुधार सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी किया गया था। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये भी हमारे लैंड रिफॉर्म का एक उद्देश्य था।
और ये कोशिश थी कि अधिक से अधिक लोग कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो। ये इस उद्देश्य के साथ भारत में भूमि सुधार को शुरू किया गया, ठीक है ना। तो देखो भूमि सुधार का अर्थ समझा, भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है ये समझा। अब समझते हैं कि भूमि सुधार की अवधारणा है क्या, ये क्यों आई अस्तित्व में, क्यों इसकी बात होने लगी। देखो दरअसल क्या है, जब 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई, 1947 तक अंग्रेजों का है। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारत में क्या है, लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था की थी। देखो पहले सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता था भू राजस्व, ठीक है ना। लैंड लैंड रेवेन्यू, भूमि पे जो लगान लगाते थे वही सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता था। तो चाहे पहले मुगल एरा हो, उसमें भी किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था। उसके पहले चाहे राजा कोई भी हो, राजा हिंदू हो मुसलमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों को भू राजस्व देना पड़ता था। अब अलग अलग राजा लोग अपने अपने हिसाब से क्या है, भू राजस्व की विधि तय करते थे, उसकी दर तय करते थे। सामान्यता क्या है 1/3 होती थी, लेकिन कई बार देखा क्या है 1/2 तक 50% तक भू राजस्व की दर हुई है। अलग अलग राजा अपने अपने हिसाब से करता था। अकबर आया था तो उसने इसमें कुछ बदलाव किया था कि अधिकतम भू राजस्व ले देके सबका उद्देश्य होता था अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना, अधिकतम भूमि से कर की प्राप्ति करना। अब अधिकतम भूमि से कर की प्राप्ति तब होगी जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई आपने 1/3 भू राजस्व तय कर दिया, 100 बोरा हुआ तो 33 कुंटल आपने टैक्स के रूप में रख लिया। तो आप यदि अपना टैक्स बढ़ाना चाहते तो एक तरीका तो क्या है कि उत्पादकता 100 कुंटल से बढ़ा के 200 कुंटल कर दो, तो आपको 66 कुंटल टैक्स के रूप में मिल जाएगा। और एक तरीका यह है कि भू राजस्व की दर को बढ़ा दो, 1/3 से 1/2 कर दो, तो आपको 100 कुंटल पे ही 50 कुंटल टैक्स मिल जाएगा। लेकिन ये तरीके में धीरे धीरे क्या है, किसान बर्बाद होते जाएगा। तो दो तरीके थे अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करने के, तो अंग्रेजों ने ये वाला तरीका अपनाया। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत की कृषि व्यवस्था में कोई निवेश करने थोड़ी आए, हम तो भारत को लूटने आए हैं। तो लूटने के लिए उस व्यवस्था को अपनाओ जिसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा हो। जब ब्रिटेन को फायदा होगा तो स्वाभाविक से भारतीय किसान बर्बाद होंगे। तो इन्होंने क्या है अलग अलग भू राजस्व पूरे भारत में प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल साइड उन्होंने कहा एक नई व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी व्यवस्था। एक भू राजस्व की व्यवस्था क्या आई, जमींदार व्यवस्था। फिर जमींदारी व्यवस्था में भी उनको कुछ मजा नहीं आया तो ने एक और नया सिस्टम ले आया, महालवाड़ी। ये भी भू राजस्व वसूली का एक तरीका था। एक और तरीका वो इंट्रोड्यूस करते हैं, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। देखो इस सिस्टम को समझोगे तभी तुम भारत में लैंड रिफॉर्म को समझोगे, सरकार क्यों लैंड रिफॉर्म करना चाह रही थी, सरकार की समस्या क्या थी। अब जमींदारी व्यवस्था, अब देखो जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई है, लेकिन जमींदार तो भारत में पहले से मौजूद थे। मुगलों के समय भी जमींदारी व्यवस्था मौजूद थी। जमींदार दरअसल क्या है, मुगल और मुगलों से पहले भी एक ऐसा वर्ग होता था जो क्या है, किसानों से कर की वसूली करता था। ये किसान है, इससे कर की वसूली करेगा जमींदार, ठीक है। और जमींदार कर किसको दे देगा, राजा को। ये सिस्टम था। जमींदार मतलब मध्यस्थ, दलाल, कमीशन एजेंट। 100 रुपए टैक्स लिया, 10 रुपए कमीशन काटा, 90 रुपए राजा को ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या है, राजा को भी टेंशन नहीं की कि चलो 10 रुपए खा रहा है, लेकिन अपना तनाव, क्योंकि इसको राजा डायरेक्ट वसूलेगा तो पैसा भी खर्च होगा ना, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसमें भ्रष्टाचार होगा, फिर बुराई भी होगी। अभी इधर तो किसान और जमींदार, राजा को मतलब ही नहीं। भारत में बहुत लंबे समय तक यही सिस्टम चलता है। अब जमींदारों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, गांव में उनको पटेल के दे रहे, खूत के दे रहे, मुकद्दम चौधरी, ये सिस्टम चल रहा था। सवाल है अंग्रेजों ने इसमें क्या बदलाव कर दिया। अंग्रेजों ने इसमें व्यापक बदलाव क्या कर दिया, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया। बस यहीं से समस्या हो गई। बस अंग्रेजों ने क्या कहा, ये 5,000 या 10,000 गांव के जमींदार तुम हो, इस 10,000 गांव की जमीन तुम्हारी, हमको तुमसे टैक्स चाहिए, ठीक है। समझौता हुआ कि ठीक है,
इतने रुपए है, 10% हमारा रहेगा, 1/11 हिस्सा, और बाकी सरकार को देंगे। और यदि कोई किसान टैक्स जमा नहीं कर पाता तो जमींदार को हक था कि उसको लात मार के हटा दे और उसकी भूमि पर कब्जा कर ले। तो ये जमींदारी व्यवस्था लेके आए। इस जमींदारी व्यवस्था में क्या है, जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया, और देखते देखते भारत में बड़े बड़े जमींदार पैदा हो गए। मतलब एक जमींदार के पास हजारों हेक्टेयर भूमि हो गई। पहले नहीं थी, अंग्रेजों के पहले नहीं थी। अंग्रेजों के पहले केवल ये दलाल थे, एजेंट। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, वो ब्रिटिश पॉलिसी अपन उस पर नहीं जा रहे कि उनके अपने हित थे, एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उनके प्रति विश्वास पात्र रहे, तो उन्होंने एक जमींदारों के रूप में एक नया वर्ग पैदा किया। इसके पहले भी जमींदार होते थे, लेकिन कमीशन एजेंट के रूप में, कोई बहुत बड़े ताकतवर वर्ग नहीं थे। लेकिन ये बड़े बड़े राजाओं जैसे हो गए जमींदार। तो एक एक जमींदार के पास हजारों हजारों एकड़ जमीन हो गई। मतलब किसान जो जमीन का मालिक था, अंग्रेजों ने वो खत्म कर दिया। मुगल काल में पट्टा और कबूलियत सिस्टम था, उसमें किसान का नाम लिखा रहता था, कितना कर देगा, उसका मालिक कौन है, सारी व्यवस्था रहती थी। किसान था जमीन का मालिक। अंग्रेजों ने जमीन का मालिक किसान से हटा के किसको बना दिया, जमींदारों को बना दिया। तो पूरी भारत की जो भूमि है वो लगभग लगभग कुछ चंद जमींदारों के हाथ में आ गई। अब पूरे भारत में जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, कुछ जगह महालवाड़ी थी, कुछ जगह रैयतवाड़ी थी। इसमें भी थोड़ा अलग अलग सिस्टम था, लेकिन मेन क्या है, सबसे ज्यादा समस्या जमींदारी सिस्टम ने पैदा करी थी। यहाँ पे भी छोटे छोटे जमींदार पैदा हो गए थे, लेकिन मेन समस्या जमींदारी। मतलब तुम ये समझो कि जमींदार ही जहां जहां जमींदारी व्यवस्था थी वहां वहां जमीन के मालिक हो गए। तो किसानों से जमीन किसके पास आ गई, जमींदारों के पास आ गई। अब भारत आजाद हो जाता है, तो ये सही था ना कि इन जमींदारों से जमीन वापस लेके किसको ट्रांसफर की जाए, किसानों के पास, क्योंकि किसान की जमीन थी पहले से, कोई जमींदार जमीन लेके पैदा तो हुआ नहीं था। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म किया गया, उस लैंड रिफॉर्म में इस जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। मतलब हमारा जो लैंड रिफॉर्म है, यदि लैंड रिफॉर्म के देखा जाए कि इस भूमि सुधार के अंतर्गत क्या कार्यक्रम अपनाया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत क्या अपनाया गया, तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो पहला कार्यक्रम किया गया था वो था बिचौलियों का अंत। बिचौलियों का अंत। बिचौलियों का अंत मतलब जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति। जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति। जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति मतलब किसान और सरकार के बीच जो मिडिल मैन बैठा था उसको एबॉलिश कर दिया। भारत ने कह दिया आज से जमींदारी व्यवस्था इलीगल हो गई, जमींदारों से जमीन छुड़ा के, और अब किसको बांटना था, किसानों को। तो ये पहला लैंड रिफॉर्म के तहत काम किया गया। क्या काम किया गया, बिचौलियों का अंत किया गया। दूसरा काम किया गया लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत, वो था काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में कहना क्या चाह रहे हैं, काश्तकारी सुधार में तीन चीजों को सुधार किया गया। एक किया गया लगान का नियमन, लगान का नियमन। दूसरा किया गया काश्तकारी में नियमन, काश्तकारी में नियमन। और तीसरा काम किया गया स्वामित्व संबंधी सुधार। स्वामित्व संबंधी सुधार। स्वामित्व संबंधी सुधार। ठीक है ना। तो देखो, लगान का नियमन, उत्पादन के हिसाब से लगान तय किया जाएगा। उत्पादन के अनुसार लगान का नियमन किया जाएगा, उत्पादन के अनुसार। उत्पादन के हिसाब से लगान निश्चित किया गया, और फिर लगान तो खत्म ही कर दिया एग्रीकल्चर से, तो वो तो समस्या ही खत्म हो गई कि भैया किसानों को लगान से पूरी तरीके से मुक्त किया गया। तो एक तो क्या है, लगान का नियमन किया गया। दूसरा क्या किया गया, काश्तकारी का नियमन।
काश्तकारी, देखो काश्तकार किसको कहते हैं? भारत में क्या है, कृषि व्यवस्था में जिसको हम किसान कह रहे हैं, कई बार क्या है, किसान की खुद की जमीन है, नहीं तो वो क्या है, जमीन किराए से लेकर खेती कर रहा है, जमीन का मालिक कहीं और है, मतलब छोटा जमींदार है, भले उसके पास 10 एकड़ भूमि है लेकिन वो खुद नहीं कर रहा, वो दे दिया किसान को किराए से। तो अब जो किसान खेती कर रहा है वो काश्तकार, मतलब जो खेती करने का काम कर रहा है उसको काश्तकारी कह रहे हैं। तो काश्तकारी नियमन में क्या किया गया, देखो होता क्या है, ये किसान है, इसकी जमीन नहीं है, इसकी जमीन नहीं है, जमीन किसी और की है, ये केवल उस पर खेती कर रहा है, ठीक है। अब किसान की जमीन नहीं है, मालिकाना हक है नहीं उसके पास, तो वो इस भूमि में इन्वेस्ट भी कम करेगा, उसको लगेगा मुझे क्या मतलब, हो सकता है ये खेती अगले साल मेरे पास हो नहीं हो, ये ये भी खेती में निवेश नहीं करेगा, उससे अपन को क्या मतलब, अपन को तो किराए से देना है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी भूमि की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। तो उनने कहा कि नहीं, हम क्या है, काश्तकारी नियमन में सुधार करेंगे। और काश्तकारी नियमन में सुधार क्या करेंगे कि जो काश्तकार है इसकी बेदखली की प्रक्रिया, बेदखली की प्रक्रिया कानूनी तरीके से होगी, समझ रहे हैं ना। आप किसान को भूमि किराए से दे रहे हो सकता है अगले साल आप उसको ना दो, अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा नियम कानून यहाँ पे भी बना दिया गया है कि किस आधार पे आप उससे भूमि उसको हटा रहे हैं। बेदखली का आधार खुद कष्ट होगा, बेदखली का आधार खुद कास्ट होगा, खुद कास्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बेदखली, भूमि का मालिक उसको नहीं भगा सकता, किसान जो खेती कर रहा है वो खुद कास्ट है, वो खुद यदि भूमि छोड़ना चाहे तो छोड़ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको जबरन भगाया नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, यदि भूस्वामी काश्तकार को बेदखल करेगा तो उसको भूमि का 1% छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हैं? यदि भूमि का मालिक काश्तकार को भूमि से बेदखल करेगा, कानूनी प्रक्रिया से भी बेदखल कर रहा है, तो भी उसको अपनी भूमि का 1% किसको देना पड़ेगा, काश्तकार को देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये दूसरा सुधार किया गया काश्तकारी नियमन में। हालांकि देखो ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, और ये लगान का नियमन तो खैर समाप्ति कर दिया गया, तो उतनी दिक्कत नहीं है। काश्तकारी का नियमन पूरी तरीके से हम कह सकते हैं क्या रहा, असफल रहा। काश्तकारी का नियमन पूरी तरीके से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें जो कानून के अनुसार खुद कास्ट की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी कि किसको कहेंगे खुद कास्ट, ठीक है, भूमि का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं था, सब कच्चे पक्के में चल रहा था, कोई इतना स्पष्टता नहीं थी। और तीसरा था स्वैच्छिक समर्पण की समस्या। स्वैच्छिक समर्पण की समस्या, खुद कास्ट खुद ही जमीन छोड़ दे रहा है, वो कह ही नहीं रहा, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि भाई जमीन मालिक भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है, 1950 में जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, वो खुद ही जो खुद कास्ट जमीन को छोड़ दे। तो ले दे के जो क्या है, काश्तकारी नियमन में जो सुधार किए गए थे ये पूरी तरीके से मतलब ले दे के समाप्ति हो गए, कोई काम के उसमें हुआ नहीं, उनको कुछ उसमें दिखाई नहीं देता है। तीसरा सुधार किया गया इसमें क्या है, स्वामित्व संबंधी सुधार। स्वामित्व संबंधी सुधार मतलब देखो, इसमें एक इनने बोल दिया गया कि यदि लंबे समय तक कोई काश्तकार एक ही खेत को जोत रहा, लंबे समय तक, लंबे समय को उन्होंने परिभाषित किया 20 वर्ष तक, यदि कोई किसान किसी दूसरे किसान की भूमि को जोत रहा है,
और यदि 20 वर्ष तक जोतेगा तो उसको भूस्वामी बना दिया जाएगा। यदि 20 वर्ष तक कोई खुदकास्ट किसी किसान की जमीन को जोत रहा है तो उसको खुद को भूमि का मालिक बना दिया जाएगा। ये भी कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, ऐसा कभी नहीं देखा कि खेत जोतते जोतते कब्जा कर लिया, नहीं होता, भगा देगा किसान। तीसरा भूमि सुधार में जो सुधार किया गया है वो है भूमि का पुनर्संगठन। भूमि का पुनर्संगठन, भूमि का पुनर्संगठन। और भूमि के पुनर्संगठन के लिए दो तीन तरीके अपनाए गए थे। एक को कहा भूमि की चकबंदी और एक को कहा भूमि की हदबंदी। चकबंदी और हदबंदी, ठीक है ना। अब देखो, भारतीय किसान में एक तो ये समस्या थी कि बिचौलिए थे, जमींदार, इनको हटाना था। दूसरा काश्तकारी में सुधार करना था कि खेत जोतने वाले को कुछ नहीं मिल रहा, खेत का मालिक अलग है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार करना था। और तीसरा सुधार क्या है, भूमि का पुनर्गठन करना था। भूमि के पुनर्गठन में कल ही बताया था कि भारत में क्या है, जो एवरेज लैंड साइड है वो बहुत कम है। एवरेज लैंड साइज जो भारत की भूमि, कृषि भूमि का आकार है वो बहुत छोटा छोटा है। मतलब भारत में छोटे खेतों की समस्या है, छोटे खेतों की समस्या, छोटे केसों की समस्या। कल ही बताया कि 85% कैसे हैं, सीमांत कृषक हैं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि ही है, या 1-2 एकड़, 5 एकड़ से कम भूमि है, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। मतलब वो 102 हेक्टेयर भूमि ही होती है, ठीक है। तो एक तो क्या है, एवरेज जो एग्रीकल्चर लैंड का साइज है वो बहुत छोटा है। इस छोटे के कारण क्या है, भूमि टुकड़ों टुकड़ों में। तो एक तो क्या समस्या है, छोटे खेत की समस्या है। दूसरा क्या है, भूमि के उपविभाजन और उपखंडन की समस्या है। भूमि के उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या है। भूमि के उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या है। कपड़ा का उपविभाजन और उपखंडन की समस्या है। मतलब देखो, कहना क्या जा रहे हैं, छोटे खेत की समस्या समझ ही रहे हैं कि एक किसान है, जनसंख्या बढ़ती गई, वंशानुक्रम, जनसंख्या का दबाव, इस सब के कारण क्या है, किसान, जो किसान की जो भूमि थी वो छोटी होते गई। जनसंख्या बढ़ी ना, कि एक किसान थी 10 एकड़ से, उसके 5 बच्चे हो गए, पांचों ने बांट लिया तो 2-2 एकड़ आई उसके हाथ में। फिर अगली पीढ़ी को तो वो 2 एकड़ से भी कम हो गई। तो धीरे धीरे करके क्या है, ये छोटे होते गए खेत। अब देखो, यदि खेत जो छोटा होते जाता है, उसमें क्या होता है कि भाई ये 10 एकड़ का खेत है, इसमें यदि आप खेती करोगे तो आपकी उत्पादकता ज्यादा है। लेकिन यदि इसके हम 4 टुकड़े कर दें, 4 मेड़ बन गई, जमीन मेड़ बनने में बर्बाद होगी, आपसी विवाद भी होगा। दूसरा क्या है, छोटे छोटे खेतों में लागत ज्यादा हो जाएगी, लागत ज्यादा होगी और उत्पादन कम होगा, भूमि की बर्बादी होगी, भूमि की बर्बादी होगी ना मेड़ बनाने में, और उत्पादन भी कम हो जाएगा। और आपसी विवाद भी बढ़ेगा कि हम, इसका पानी इधर जा रहा है, फिर इधर रास्ता नहीं है जाने के लिए। बहुत प्रैक्टिकल समस्या है गांव में। तो देखो, इन सब की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या है, भूमि का पुनर्संगठन किया और इसके लिए चकबंदी और हदबंदी को अपनाया। देखो, पहली प्रक्रिया को समझते हैं कि ये चकबंदी क्या होती है। जो चकबंदी की प्रक्रिया है, इस चकबंदी की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो भूमि है, कपड़ा कहाँ गया? साफ करना। देखो, दो चीज है मेन, चकबंदी और हदबंदी। भूमि की चकबंदी, चकबंदी के तहत क्या किया गया है कि भू स्वामित्व को बदलकर खेत के आकार में वृद्धि कर दी गई।
क्या किया गया चकबंदी में कि भू स्वामित्व को बदलकर भू स्वामित्व को बदलकर खेत के आकार में वृद्धि की गई और एक ही व्यक्ति द्वारा पूरे खेत को मिलाकर कृषि की गई, जिससे भूमि के अनुपात में सभी किसानों को लाभ होगा। देखो, एक किसान है, उसकी 2 एकड़ भूमि इधर है, 2 एकड़ भूमि इधर है। दूसरा किसान है, उसकी 1.5 एकड़ इधर है, 1.5 एकड़ इधर है, अलग अलग। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, तुम इसको ये भूमि दे दो, तुम उसको ये भूमि दे दो, तो तुम्हारा इधर साइज बढ़ जाएगा और तुम्हारा इधर साइज बढ़ जाएगा। मतलब एक्सचेंज कर दिया गया। ले दे के मतलब यही किया गया चकबंदी के तहत कि इधर उधर बिखरी हुई कृषि भूमि को एक साथ एकत्रित कर दिया गया। अब एक साथ एकत्रित करने में इधर की भूमि उठा के इधर तो ला नहीं सकते, बस क्या है कि इधर के किसान को ये भूमि दे दी गई और इधर के किसान को, तो दोनों का काम हो गया। ये प्रक्रिया अपनाई जिसको कहते हैं हम चकबंदी। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया अपनाई हदबंदी। हदबंदी, हदबंदी के तहत क्या किया गया? हदबंदी के तहत भूमि के उच्चतम सीमा को निश्चित कर दिया गया कि प्रत्येक परिवार को बनाया गया, प्रत्येक परिवार की अधिकतम भूमि सुनिश्चित कर दी गई कि कोई भी परिवार इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। आज भी हदबंदी है कि सिंचित असिंचित की अलग अलग है कि कोई भी फैमिली के पास, एक फैमिली 18 एकड़, ऐसा सिंचित का कुछ ऐसे डाटा 18-20 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं हो सकती। भाई हदबंदी कर दी ना कि इससे ज्यादा भूमि नहीं रखोगे, तो जो एक्सेस भूमि आएगी वो हम दूसरे लोगों को बांटेंगे। तो ये हदबंदी कर दी गई। तो देखो, चकबंदी की गई, हदबंदी की गई। फिर इसी भूमि के पुनर्संगठन के लिए तीसरा, एक तो चकबंदी, एक हदबंदी, तीसरा काम किया गया लीजिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, लीजिंग। लीजिंग में क्या है कि अपनी भूमि किसी बड़े किसान को किराए पर दे देते थे। मतलब क्या है कि देखो, ये गांव है, इस गांव में 50 किसान है। 50 किसानों के पास, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 2.5 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 3 एकड़, किसी के पास 1.5 एकड़, ऐसी भूमि अलग अलग मात्रा में। छोटे छोटे खेत है, कोई नहीं मान रहा। एक काम करो, क्या करो, तुम सब अपनी भूमि किसी बड़े किसान को किराए पर दे दो। इससे तुम देखो भूमि के मालिक भी बने रहोगे। वो किसान क्या आएगा, इन सब मेड़ों को तोड़ेगा, पूरा एक बड़ा खेत बनाएगा या 2 खेत बनाएगा, और अब खेत का साइज बढ़ गया, उत्पादकता बढ़ेगी, विवाद खत्म होगा। ये कॉन्सेप्ट लाया गया लीजिंग का, और किसान भी टेंशन नहीं ले रहा है कि उसके भूस्वामित्व तो बना हुआ है। ठीक है, तो देखो, ये हदबंदी थी, ये चकबंदी थी, और एक और काम किया गया था, सहकारी कृषि को भी अपनाया गया था। चौथा, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि मतलब क्या है? ये किसान आपस में मिलके खेती करें, अपनी मेड़ को तोड़ें और सब मिलके खेती करें, और जो उत्पादन हो मिलके बांट लें। सहकारी कृषि। तो ये कुछ कार्यक्रम किए गए थे भूमि के पुनर्संगठन के लिए, लेकिन आपको बता दें, सब कार्यक्रम असफल रहे। कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। हम पहले कार्यक्रम की बात करें, यदि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, तो पश्चिम बंगाल और केरला, जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको छोड़कर पूरे भारत में कहीं भी बिचौलियों का अंत नहीं हो पाया। कहीं भी बिचौलियों का अंत नहीं हो पाया। और उस समय के जो बड़े बड़े भूमि मालिक थे, वो भूमि मालिक बने ही रहे। पहले तो जैसे सरकार ने भूमि सुधार लागू किया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या बोला कि जो हम संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर तत्काल सरकार ने संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से सके कानूनी अधिकार में लाया गया, ताकि इनकी जमीन को अधिग्रहण किया जा सके। लेकिन फिर भी सरकार जमीन अधिग्रहण करने में असफल रही, क्योंकि निचले स्तर पर, भाई सरकार तो चलो ठीक है, आदेश आ गया, निचले स्तर पर जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नेता थे, जो लोग थे, वो सब ये जमींदारी लोग थे, सबका आपस में गठबंधन था। तो इनने क्या है, जमीन कभी ट्रांसफर नहीं होने दी।
तो जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, कोई जमींदार नहीं बचा। लेकिन जमींदार तो आज भी जमींदार, आज भी आपको जमींदार के अफसर आपके सांसद विधायक के रूप में दिखाई देंगे। लोग बड़े गर्व से बताते कि उनके पास 2000 एकड़ जमीन है। कहाँ से आई है? घर से थोड़ी लेके आए कि लेके पैदा थोड़ी हुए थे। वही है अवशिष्ट बच्चे, जो बड़े बड़े पुराने सेठ साहूकार जमींदार ये लोग थे, सबने अपनी अपनी भूमि को बचा लिया। कुछ गई भी कब्जे में तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अनुपात तो उन्होंने बचा लिया। क्योंकि यदि उस समय ये भूमि का बंटवारा हो जाता तो स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती। क्योंकि देखो 1950 में तो भारत में पूंजी के नाम पे केवल भूमि होती थी, इंडस्ट्री तो कुछ था नहीं। आज तो फिर भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक समय एक भूमि थी और वही मेन संपत्ति थी। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हालात थोड़े से अलग हो जाते। आपको सोचो ना कि आपके पास भूमि नहीं है और एक व्यक्ति के पास 1000 एकड़ भूमि, जबकि सीलिंग एक्ट है 18 एकड़ से ज्यादा भूमि परिवार के पास नहीं हो सकती। तो जमींदारी का उन्मूलन नहीं हो पाया, ये भी फेल। काश्तकारी सुधार तो पहले ही बताया, फेल ही है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड नहीं है ढंग का, खुदकश की परिभाषा ने सही से नहीं निर्धारित की और स्वैच्छिक समर्पण की समस्या थी, इससे काश्तकारी सुधार भी असफल रहा। तीसरा आते हैं भूमि के पुनर्संगठन में, चकबंदी, हदबंदी, लीजिंग, सब असफल। सबकी असफलता के अलग अलग कारण है। जैसे चकबंदी की और बोला कि किसान से कि यहाँ की भूमि तू ऐसा ट्रांसफर कर ले, लेकिन अलग अलग होती है भूमि। भाई यहाँ की जो भूमि है ये उपजाऊ है, यहाँ की अनुपजाऊ है। अब देखो एक उसकी भूमि यहाँ पे है, एक भूमि यहाँ पे है, एक किसान की ये भूमि यहाँ पे, एक भूमि यहाँ पे। अब तुम कह रहे एक्सचेंज कर लो, तो यहाँ वाले किसान को तो फायदा है, ये उपजाऊ है तो उसको 2 एकड़ और उपजाऊ मिल जाएगी। उसके पास जो 2 एकड़ उपजाऊ थी उसके पास 4 एकड़ उपजाऊ, तो ये नहीं करेगा, तो आपकी चकबंदी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या है, भूमि की वैल्यू और भूमि की क्वालिटी में अलग, ऐसा थोड़ी कि खेती हो रही तो पूरी खेती की भूमि एक सी है, कहीं पे सिंचाई की सुविधा अच्छी है, कहीं पे बुरी है, कहीं पे पानी भराता है, कहीं पे समतल है, बहुत सारी समस्या है। तो इतना आसान नहीं था, तो ले देके चकबंदी थी वो भी सफल रही। हदबंदी, हदबंदी भी असफल रही, क्योंकि इनने क्या बोल दिया कि हदबंदी में मैक्सिमम जो लिमिट तय की थी वो की थी प्रत्येक परिवार पर, कि एक परिवार पे बोल दिया कि 20 एकड़ सिंचित भूमि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार पे नहीं होनी चाहिए। तो एक हाउस होल्ड उनने का ठीक है, पति पत्नी था, उनने आपस में तलाक ले ली कागज पे ही, तो पत्नी की एक अलग परिवार हो गया, पति अब अलग हो गया। तो पति के पास 20 एकड़, पत्नी के पास 20 एकड़। फिर उन्होंने कहा कि भाई के नाम पे, फिर माँ के नाम पे, बाप के नाम पे। लोगों ने ये किया कि अपने नौकर, घरों के पालतू कुत्ते, जो आदमी अस्तित्व में नहीं है, उसके नाम पे जमीन लिखवा दी। इसको कहते हैं बेनामी संपत्ति। बहुत बाद में एक सरकार अधिनियम लेके आएगी बेनामी संपत्ति अधिनियम, जो इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है उसके नाम पे भी जमीन कब्जा कर ले। या फिर जो घर के नौकर चाकर उनकी जमीन पे, उनको क्या पता, उनको क्या पता कि हमारे नाम पे क्या जमीन है। तो उनके पास यदि सरकार आ जाएगी तो वो 20 एकड़ का हिसाब देंगे, उस व्यक्ति के पास 2000 एकड़ जमीन है, लेकिन कागज में क्या बताएगा कि एक हाउस होल्ड के पास केवल 20 एकड़। अब इसमें यह गलती हो गई कि यहाँ पे एक परिवार की जगह बताना था कि एक व्यक्ति, मतलब उसको ऐसा करना था कि पर पर्सन तय कर देना था कि एक पर्सन इससे ज्यादा भूमि या एक परिवार इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। तो यह हदबंदी भी पूरी तरीके से असफल हो गई। इसकी असफलता का कारण क्या था कि लोगों ने आपस में व्यवस्था कर ली, और कुछ नहीं तो उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट बना दो, एक ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट का नाम रखो दुर्गा देवी ट्रस्ट, दुर्गा देवी ट्रस्ट रखो। इस ट्रस्ट के पास 1000 एकड़ भूमि, ट्रस्ट मतलब छोटा सा मंदिर बनाओ उस मंदिर के पास। ये तो सीलिंग एक्ट से बाहर हो गया, इस मंदिर के ट्रस्टी हम ही हैं, आपकी जमीन। आज भी यही व्यवस्था है। अब देखोगे बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिनके पास जमीन है, मंदिरों के पास जमीन है, और मंदिरों के ट्रस्टी वही लोग हैं। तो ले दे के क्या है, जो हदबंदी है वो भी असफल रही। सहकारिता कृषि भी अस्तित्व में नहीं हो पाई, क्योंकि मिलके खेती कोई नहीं करता, कि मिलके खेती कर रहे मतलब कोई खेती नहीं कर रहा। लीजिंग सीलिंग सब असफल रही। तो ले दे के हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी भूमि सुधार है भारत में, वो पूरी तरीके से असफल रहा।
और भूमि सुधार की असफलता का ही परिणाम है कि हमारे कृषि में आज जो इंस्टीट्यूशनल समस्याएं हैं उसका बड़ा कारण है हमारे लैंड रिफॉर्म का असफल होना। आज भी हमको दिखाई देता है कि जोतों में असमानता है, आज भी छोटी जोतों की समस्याएं हमको दिखाई देती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि भारत में लैंड रिफॉर्म सही से, मतलब देखो, जो चीज रह गई आज तक वो समस्या क्रिएट कर रही है, और अब तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, भूमि का बंटवारा पहले ही हो चुका है, अब तो बहुत बुरी स्थिति है। ये हो सकता था 1950-60 के दशक में, लेकिन तब होने नहीं दिया गया, और उसकी असफलता का परिणाम आज भी हमको भोगना पड़ रहा है कि आज भी कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादातर लोगों के पास जमीन ही नहीं है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म सही ढंग से नहीं हुआ या होने नहीं दिया गया। अब देखो, इसमें एक चीज और है, आपको भूमि सुधार मित्ति बताना, देखो शॉर्ट में बताना, अपन को बहुत ज्यादा पंचायत नहीं करनी है। भूमि सुधार 3 चीजें की गई, बिचौलिया कौन, काश्तकारी, भूमि का पुनर्संगठन। इसमें एक एक दो दो लाइन लिख देना, बात खत्म है। बाकी अब देखो, अलग से नहीं पूछा जाएगा कि काश्तकारी सुधार के, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर उसका नहीं है, अपन तो लैंड रिफॉर्म को, हमको तो कृषि बोला गया, यदि भूमि सुधार बोला जाता सिलेबस में तब तो हम डिटेल में लिखते, अभी तो जरूरत, हमको केवल शॉर्ट नोट्स आएगा लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो ये 3 पॉइंट और तीनों का एक एक पॉइंट बता देना, हमारे लिए बस बहुत है, इतना है। बस इतना एक और पूछ सकते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म है, भावी रूपरेखा क्या हो सकती है भारत में भूमि सुधार की भावी रूपरेखा, मतलब भविष्य में हम क्या रिफॉर्म की उम्मीद कर सकते हैं या क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अपन इसमें बताएंगे कि न्यायपालिका न्यायपालिका का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। न्यायपालिका का हस्तक्षेप न्यूनतम, कम से कम न्यायपालिका का इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, यदि न्यायपालिका की भूमिका है भी यदि न्यायपालिका की भूमिका है भी तो साक्ष्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भूस्वामी की हो। साक्ष्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भूस्वामी पर है। साक्ष्य उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भूस्वामी पर है। तीसरा, खुद कास्ट की परिभाषा सुधार की जाए। खुद कास्ट की परिभाषा खुद कास्ट की परिभाषा में सुधार किया जाए। खुद कास्ट की परिभाषा मतलब जो व्यक्ति खेती कर रहा है, जो व्यक्ति कृषि भूमि के आसपास रह रहा है, जिस व्यक्ति की आय या उसके परिवार के आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है, उसको खुद कास्ट कहा जाना चाहिए। तो इसकी परिभाषा में सुधार होना चाहिए। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। ठीक है, और सभी जो काश्तकार हैं, काश्तकारों का पंजीकरण होना चाहिए। काश्तकारों का पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है ना। चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो, हाँ ठीक है, बस इतनी बहुत है, ये भविष्य की रूपरेखा है। ठीक है ना। तो ये हमारा लैंड रिफॉर्म है। लैंड रिफॉर्म पूरी तरीके से असफल रहा। देखो, आपसे अलग से कारण पूछा जाएगा कि भारत में भू सुधारों के असफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए, तो अलग अलग भू सुधार थे, उसके अलग अलग कारण थे। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया, लेकिन ये केवल कागजों पर हुआ। एक दो राज्य को छोड़ के कहीं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ। जमींदार तो हट गए, लेकिन जमींदार भूस्वामी के रूप में मौजूद हो रहे।
काश्तकारी में जो सुधार किया गया था वो भी कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, उसकी असफलता के कारण में। चकबंदी सफल नहीं हो पाई क्योंकि भूमि की जो क्वालिटी है उसमें अंतर था। हदबंदी भी सफल नहीं हो पाई क्योंकि हदबंदी में क्या देखा इनने, मैक्सिमम में प्रति व्यक्ति को बना दिया था, जबकि प्रति परिवार को बनाना था। एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि 20 एकड़ रखेगा, तो घर में 5 लोग थे तो ठीक है, पांचों ने अपने अपने नाम पे कर ली, तो 100 एकड़ भी घर में ही रही। परिवार को बनाना था लेकिन व्यक्ति को बना दिया गया, तो व्यक्ति को बनाने से क्या हुआ, भूमि नहीं बट पाई। मतलब कागज पे रही कि 20 एकड़ है, लेकिन परिवार के पास पूरी संपत्ति रही। सहकारी का कृषि भी असफल रही। इन सब कारणों का परिणाम हुआ कि भूमि सुधार असफल रहा। और देखो, भूमि सुधार असफल रहा तो फिर हम वही आएंगे, भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे। एक तो भूमि का न्यायोचित बंटवारा। मतलब देखो, आपसे अलग अलग स्तर पे 3 क्वेश्चन बनेंगे भूमि सुधार के। भू सुधार क्या है और भारत में भू सुधारों के अंतर्गत क्या काम किया गया, ठीक है, उसके उद्देश्य और कार्यक्रम जो अपन ने लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा भूमि सुधारों की असफलता। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में भूमि सुधारों की असफलता का क्या परिणाम देखने को मिलता है। भूमि सुधारों की असफलता का परिणाम यही है कि 85% सीमांत किसान। मतलब देखो, हमने उद्देश्य क्या लिखा था, भूमि सुधार का उद्देश्य था कि भूमि स्वामित्व के उचित और न्यायपूर्ण वितरण होना। तो भूमि सुधार नहीं हुआ तो पहला तो प्रभाव क्या हुआ कि भूमि का जो स्वामित्व है उसका न्यायपूर्ण उचित बंटवारा नहीं हो पाया। एक तो ये प्रभाव हुआ। दूसरा, हमको क्या देखना पड़ेगा कि कृषि उत्पादकता में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई। तीसरा बताएंगे कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी नहीं हो पाई, क्योंकि हमें उद्देश्य लिखा था ना कि सामाजिक न्याय भी देना है, वो भी नहीं हो पाया। और फिर लिख देंगे कि चूंकि भूमि सुधार नहीं हो पाया, इसलिए भूमि या कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जो शोषण हो रहा था वो एज इट इज बना रहा। रोजगार के नए अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। आर्थिक क्रियाओं में कृषि की भागीदारी नहीं बढ़ पाई। जीडीपी में अभी भी 17% का योगदान दे रही है क्योंकि भूमि सुधार नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना भूमि सुधार के। भाई देखो, आपको 4 क्वेश्चन तैयार करना है। भूमि सुधार क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, क्या किया गया भूमि सुधार के अंतर्गत, ये हमको देखना है। इसकी असफलता के क्या कारण थे, ये हमको क्वेश्चन आएगा। और उसकी असफलता के कारणों का, इसकी असफलता से क्या परिणाम आया, या भूमि सुधार की असफलता हमको वर्तमान में कैसे दृष्टिगत होती है। तो वही है परिणाम कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है, भूमि जैसे संसाधनों का उचित बंटवारा नहीं हो पाया है। ये सारी चीजें क्या है, लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत ही सुधार होनी थी, जो सुधार नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखो, ये लैंड रिफॉर्म एक हमारा प्रमुख कृषि सुधार था जो पूरी तरीके से असफल रहा। मतलब हमारा संस्थागत भूमि सुधार तो असफल रहा, इंस्टीट्यूशनल भूमि सुधार तो असफल रहा। हम कृषि क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे थे। संस्थागत समस्या, संस्थागत समस्या में हमारा क्या है, लैंड ओनरशिप की समस्या थी। उसको सुधारने के लिए हमने लैंड रिफॉर्म लाया, लेकिन लैंड रिफॉर्म सफल नहीं हुआ। और उसी का परिणाम है कि आज भी हम देखते हैं कि आज भी भारत में मार्जिनल फार्मर बहुत अधिक मात्रा में हैं। बड़े किसान तो जो हैं वो सीमित हैं, और जो बड़े किसान थे वो, उनके पास भूमि की मात्रा ज्यादा है, छोटे किसानों के पास भूमि का बहुत कम अनुपात। ठीक है, और अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म। तो टेक्निकल रिफॉर्म के अंतर्गत जो काम किया गया, वो पहला काम क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। तकनीकी सुधारों के अंतर्गत जो पहले कार्यक्रम को अपनाया गया वो था क्या, हरित क्रांति। देखो, तकनीकी सुधार में समझ रहे ना, तकनीकी सुधार में मतलब कह रहे हैं कि अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का उर्वरक होना चाहिए, कृषि में यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, सिंचाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी कुछ हो सकता है, और जो भी कुछ हो सकता है, सब कुछ तकनीकी सुधार के अंतर्गत आएगा। तो देखो, इन सुधारों को मोटे तौर पे हमने क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत अपनाया था। इन सुधारों को मोटे तौर पे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत अपनाया था।
ठीक है। अब देखो, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको कुछ बातें अलग दिखाई देंगी, लेकिन वो ले दे के सब कृषि के तकनीकी सुधारों के अंतर्गत ही हमको बताना है कि हरित क्रांति क्या। आप मतलब क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाएगा कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी सफलता असफलता या इसकी समीक्षा कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। आपसे तकनीकी सुधार पूछेगा तो भी आपको वही लिखना है। लगभग लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा लिखने के स्तर पर अंतर आ जाएगा। अभी हम तकनीकी पहलू को देख रहे हैं, उसमें हरित क्रांति को देखते हैं। आपसे यदि पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि व्यवस्था में तकनीकी सुधारों को समझाइए, तो आपको हरित क्रांति और कुछ पॉइंटों को और जोड़ के लिखना पड़ेगा। अभी अपन केवल हरित क्रांति पर फोकस करते हैं कि हरित क्रांति क्या है। तो देखो, हरित क्रांति कुछ नहीं, ये भी एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है। और कैसी तकनीक है? कृषि में उत्पादन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की एक तकनीक कह लो, एक विधि कह लो, कुछ भी कह लो, उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखो, आप पहले तो जानते हो कि हरित क्रांति सबसे पहले जो वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, इनके द्वारा लाई गई थी। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विश्व में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को जाता है। अब सवाल यह है कि एक तकनीक है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करती है, तो कैसे करती है? उस तकनीक में क्या अपनाया जाता है? यही अपनाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बीज दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का उर्वरक दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड दिया जाता है, जिससे उत्पादन में सिंचाई की सुविधाएं दी जाती हैं, मशीनों की व्यवस्था कराई जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो बस यही है हरित क्रांति, कि कृषि में उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की एक विधि या तकनीक को ही हरित क्रांति नाम दिया है। ठीक है। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और यंत्रों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की तकनीक या विधि को ही हम हरित क्रांति नाम देते हैं। ये हो गया हरित क्रांति। अब सवाल यह है कि ये तो चलो ठीक है, नाम है कि इनने लेके आए में स्वामीनाथन ने, और भारत ने 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया। सवाल है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्यों लेके आए? ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्यों लेके आए? तो भैया इसलिए लेके आए क्योंकि हमारी खाद्य जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। हम अपने देश की जनता को खाना नहीं खिला पा रहे थे। 1967 तक ये स्थिति थी भारत में कि भारत को अपनी खाद्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, और दूसरे देश भी इतने नीच रहते थे कि वो इतनी खराब क्वालिटी का अनाज देते थे कि जो जानवर भी ना खाएं। अमेरिका देता था पीएल 480 के तहत लाल गेहूं आता था अमेरिका से, बहुत गंदा गेहूं था वो। और एक तो इतना घटिया गेहूं देने के बाद भी रोजे एहसान, गेहूं नहीं देंगे तुमको, तो गेहूं नहीं देंगे तो भूखे मर जाओगे। भारत के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ती थी कि भैया कम खाओ, सोमवार को उपवास रखो, क्योंकि अनाज ही नहीं है देश में, अनाज ही नहीं है देश में। और जब अनाज ही नहीं है, लोग भूखे मर रहे, अकाल पड़ रहा, हम अपनी खाद्य जरूरतों के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है, और अमेरिका जैसे देशों रोटी, यार तुम किसी रोटी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो तो चार बात सुनाएगा ही ना। इसीलिए तो व्यक्ति काम धंधा ढूंढता है कि भैया खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, भले कैसे हो। तो आपकी स्वतंत्रता तो तब रहेगी जब तक आपका पेट भरा रहेगा। यदि आप अपनी रोटी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो तो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता की शुरुआत ही भरे पेट से होती है, पेट तो भरा हो। तो देश आजाद हुआ, देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहता था। अमेरिका हमारी विदेश नीति को प्रभावित करना चाहता था। भाई तुमको रोटी खिला रहा ना, तो वो बोलेगा यार तू इससे बात नहीं करेगा, उसके बाजू में नहीं बैठेगा, उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं करेगा, तो आप तो उसके गुलाम हो गए ना। तो भारत को लगा कि हमको इनके चंगुल से निकलना है, तो हमको
अपनी फूड सिक्योरिटी को पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी मतलब हमारी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा, और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने क्या लाया, हरित क्रांति। मतलब हमारी मजबूरी थी, शौक में नहीं हुआ कि हम कृषि उत्पादकता बढ़ा लें। हमने ये कहा था कि भैया कम से कम पहले ये बाहर से गेहूं लाना तो बंद कर दें, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। यदि ये नहीं खत्म हुआ तो बाकी सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए क्या है, हमने हरित क्रांति लाई देश की भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए। मतलब देखो, आपसे हरित क्रांति की परिभाषा, हरित क्रांति का उद्देश्य पूछ लें, परिभाषा उद्देश्य आपको दो रूपों में बताना होगा, शॉर्ट टर्म लघुकालिक। शॉर्ट टर्म में क्या बताएंगे, देश की भुखमरी की समस्या से निपटना, देश की भुखमरी की समस्या से निपटना शॉर्ट टर्म था। और लॉन्ग टर्म गोल क्या था, ये फिर बड़े स्तर पर था। बड़े स्तर पर मतलब क्या था, इसमें अपन ये सकते हैं दीर्घकालिक। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक में क्या था, ग्रामीण विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, कृषि का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, और भी मतलब लॉन्ग टर्म गोल थे। ठीक है, परिभाषा कब लाया, उद्देश्य क्यों लाया, फिर तीसरा बताएंगे कि हरित क्रांति के घटक क्या हैं, कंपोनेंट, या इस हरित क्रांति में तुम क्या क्या करोगे। कंपोनेंट, कंपोनेंट वही है क्या, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत बीज, उन्नत किस्म के बीज, यंत्रीकरण, यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग, बेहतर सिंचाई प्रणाली, ठीक है ना, दोहरी फसल प्रणाली का उपयोग, दोहरी फसल प्रणाली, दोहरी फसल प्रणाली, फसल चक्र आदि लिख सकते हैं। ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट हैं। आपसे यदि हरित क्रांति की विशेषता पूछे तो भी यही है कि भाई रासायनिक खाद बीज का प्रयोग करते हैं, ये विशेषताओं में आ जाएगा, और यही उसके घटक हैं। तो देखो, घटक हो गए, विशेषता हो गई। अब तीसरा इसमें हमको देखना है, इस हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, परिभाषा, उद्देश्य, घटक, और तीसरा आता है इसमें प्रभाव। प्रभाव दोनों स्तर पर बताना है, सकारात्मक भी बताना है और नकारात्मक भी, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तो बहुत सिंपल है कि भारत क्या है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर। आप चाहो तो डाटा भी लिख सकते हो कि 1978-79 में 131 मिलियन टन होता था, 1978-79 में 131 मिलियन टन। और अभी करंट का डाटा लिख सकते हो कि 2022 में कितना उत्पादन हुआ है। हम इस समय विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक, सबसे बड़े अनाज के उत्पादक देश हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन का भंडार है। ये सब हरित क्रांति का ही परिणाम है।
मतलब भारत दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में शामिल हुआ है, तो ये हरित क्रांति का ही परिणाम है। कितना? 21-22 का 308 मिलियन टन, ठीक है ना, लगभग 3 गुना हम उत्पादन कर रहे हैं उसके मुकाबले। इतने बहुत है। दूसरा, ये तो दिखा है कि कृषि के उत्पाद, अब देखो कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, हम आयात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, कृषि आयात कम हुआ है, कृषि आयात कम हुआ है, ठीक है ना। हालांकि केवल अनाज का कम हुआ, दलहन और तिलहन का भी हमको आयात ही करना पड़ रहा, वो एक अलग समस्या है। तीसरा, कृषि में आधुनिक यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। हालांकि अभी भी वैश्विक स्तर पर हमारा बहुत कम है। अमेरिका में उन्होंने कहा कि एक किसान प्रति हेक्टेयर कितना रासायनिक उर्वरक डाल रहा है, उसके मुकाबले भारतीय किसान भी बहुत कम डाल रहा है। चौथा लिख सकते हैं, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। ट्रैक्टर एक बहुत नॉर्मल कम्युनिटी हो गई है। पहले उन्होंने कहा कि गांव में एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर होना बड़ी बात होती थी, आज फिर भी गांव में उन्होंने कहा 10 ट्रैक्टर 20 ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। प्रत्येक किसान के पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़े मात्रा में किसानों ने ट्रैक्टर को खरीद लिया है। और भी सिंपल से वही है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है। कृषि अब जीविकोपार्जन ना होकर जीविकोपार्जन का साधन ना होकर आय का मुख्य स्रोत हो गया है, आय का मुख्य स्रोत। तो इसी के साथ एक नया शब्द है कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग की अवधारणाएं, कि लोग अब कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपना रहे थे। भारत में कृषि कभी व्यवसाय नहीं रह पाए, केवल जीवन निर्वाह का साधन था। लेकिन आज बताया ना, कर पढ़ा था भारत में 25 करोड़ फैमिली, 15 करोड़ फैमिली कह रही कि हमारी कृषि से, भले झूठ है जो भी है, लेकिन कह तो रही कि बहुत बड़ी आबादी जिसकी जीविका का साधन क्या है, कृषि है, और वो संपन्न है, संपन्न है, ठीक है। और भी बहुत सारी लिख सकते हैं कि इसी हरित क्रांति का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, आधारभूत संरचना का विकास, किसानों की आय बढ़ी है तो निचले स्तर पर गरीबी का अंत हुआ है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हुई है, और बहुत सारी चीजों को अपन लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव पर कि कौन कौन से नेगेटिव इंपैक्ट हुए हैं। देखो, नेगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं और चावल पे पड़ा, या मक्का कह सकते हैं, बड़ी मात्रा में मक्का, बस। बाकी अन्य फसलों के उत्पादन में हमको आशातीत वृद्धि दिखाई नहीं देती है। समझ रहे ना, केवल गेहूं और चावल का उत्पादन ही बढ़ा है, अन्य फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ा, अन्य फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ा। और इसी का परिणाम है, हम क्या है, दलहन को आयात कर रहे हैं अभी भी, तिलहन को आयात कर रहे हैं अभी भी। केवल गेहूं चावल है हमारे पास अनाज, दलहन और तिलहन जैसी फसलों को आज भी हमको आयात करना बड़ी मात्रा में। भारत दुनिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयात है, सब उन्होंने हर देश से आयात कर रहा, पाम ऑयल आयात कर रहा है, सूरजमुखी का आयात, दालें आयात कर रहा अफ्रीका की बहुत सारे देशों से, क्योंकि बड़ी मात्रा में दाल और तेल की आवश्यकता है भारत में। दूसरा नकारात्मक प्रभाव इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि करी है इसने, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि करी, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि की है। देखो, हरित क्रांति
में जो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि मुख्य रूप से क्या है, भारत के कुछ सेक्टर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो मालवा हमारा बेल्ट है वहां, बस इसी क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली आसपास, मेरठ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहां, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, मतलब देश के कुछ हिस्से में ही इसका प्रभाव दिखाई देता है। बाकी पूरा हिस्सा हरित क्रांति के प्रभाव से अछूता रहा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये सेक्टर डेवलप हो गए, तो ये क्षेत्र आगे और बाकी क्षेत्र पिछड़ गए। ठीक है, फिर इसका फायदा उन क्षेत्रों में भी केवल बड़े किसानों को मिला, केवल बड़े किसानों को, मतलब एक तो क्षेत्रीय समानता है, फिर जिस क्षेत्र में किसानों को फायदा हुआ वहां पर भी केवल बड़े किसानों को, क्योंकि हरित क्रांति क्या है, इन्वेस्टमेंट मांगती है, आपको मशीन खरीदना पड़ेगा, बीज खरीद के लाना पड़ेगा, खाद खरीद के लाना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, तो जिसके पास पैसा था उसने इन्वेस्ट किया, उसको ज्यादा लाभ, उस क्षेत्र का गरीब किसान तो और गरीब होता गया, और इसका परिणाम क्या हो, बड़े किसान और बड़े होते गए, उनने छोटे किसान की जमीन को भी अपने हाथ में ले लिया। और अब हमको कृषि का इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है पर्यावरण पर, पर्यावरण व मृदा पर। भाई अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड के प्रयोग से हम देख रहे हैं पर्यावरण, मृदा, मानव स्वास्थ्य सब प्रभावित हुआ है। और वर्तमान समय में अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक खेती की बातें की जाने लगी। ठीक है, यही कुछ नकारात्मक प्रभाव है। एक आध पॉइंट सिंचाई का और है, तो ये हरित क्रांति के प्रभाव हो गए। मतलब एक और प्रभाव ये बता सकते हैं कि सिंचाई, देखो जो हरित क्रांति है उसमें जो हाइब्रिड बीज है वो अधिक पानी की मांग करता है, उर्वरक अधिक पानी डालने से क्या है, एक तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हुआ है, और उससे क्या है, सूखे की समस्या हमको देखने को मिल रही है। जिन क्षेत्रों में जैसे पंजाब हरियाणा में वर्तमान में क्या है, जमीन में शुष्कता की समस्या आई है, क्योंकि अत्यधिक भूजल स्तर का उन्हें दोहन कर लिया है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए देखो वर्तमान में आजकल द्वितीय हरित क्रांति की बात कर रही है, या फिर प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं कि भैया उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग का अपना, रासायनिक उर्वरक पेस्टिसाइड का उपयोग कम करो, जैविक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग करो, ये सब अपनाया जा रहा है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव। तो देखो तकनीकी सुधार के अंतर्गत हरित क्रांति के संदर्भ में इतना हमको ध्यान में रखना है। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।